नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय सिटिंग बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के बारे में। और इसका जो मॉडल सेट है हमारे पास आई है और इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सिटिंग का जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम बना चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। आई सेट है और यदि आपके पास कुछ और सेट होगा तो यदि द्वितीय सेटिंग का ही होगा तब अब क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से मिला लेना है। तो ये पहला पेज है या कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और ये सेकंड पेज है। अब आइए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन सेक्शन ए है और सेक्शन ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक में 4 विकल्प दिए गए हैं और किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ध्यान रहे 50 प्रश्न का उत्तर देना है, कम का नहीं और नहीं ज़्यादा का देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए एक द्विघात समीकरण दे दिया है 9x² + 3kx + 4 = 0। ये मूल जो होना चाहिए समान होना चाहिए। तो मूल समान होने के लिए रूल होता है कि उसका जो d का जो वैल्यू होना चाहिए वह 0 होना चाहिए। यहाँ पर जब d निकालेंगे और d का सूत्र होता है b² - 4ac, वैल्यू रख के जब इसको 0 के जब बराबर करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपको आएगा k ± 3, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अब प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्रश्न है यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 तो x y का वैल्यू क्या होगा। a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे 6 का स्क्वायर, यानी दो तरफ स्क्वायर कर देंगे। इधर आपका हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, उधर आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि x² + y² का जो वैल्यू है 30 है, तो यहाँ का जो आपका x² है और यह जो आपका y² है, इस दोनों के बदला में जो है हम लोग रखेंगे यहाँ पर 30 रखेंगे। और 30 रखने के बाद मेरा बच जाएगा 2x² समीकरण का रूप आएगा। और यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर आएगा xy = -3, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पर मौजूद है। प्रश्न संख्या 3 द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। तो मूल होने का मतलब हुआ कि जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो गुणनखंड विधि या डी से हल कर सकते थे। यहाँ हमने गुणनखंड से तोड़ा है, तो यह जो 3y है जो बीच में इसको तोड़े हैं +6y और -3y में, और यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है। और फाइनली इसका जो आंसर आया है y = 3 और यहाँ लिखा हुआ है y = -6, यानी इसका तो आंसर आएगा 3 - 6। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है -6 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति है, यानी इसका मूल की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac। जो d का जब निकालेंगे तो वैल्यू मेरा आएगा नेगेटिव, और हम लोग जानते हैं कि जब नेगेटिव जब आता है d का वैल्यू तो होता है आपका अवास्तविक। प्रश्न संख्या 5 की बात करिए तो प्रश्न संख्या 5 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर सबका d निकालेंगे। तो ये इसका जब d निकालेंगे तो प्रत्येक d आपस में बराबर नहीं होगा। इसका भी d निकालेंगे तो यह भी d बराबर नहीं होगा, इसका भी d बराबर नहीं होगा। लेकिन जब हम इसका जब d निकालते हैं यानी प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर डी का, यहाँ प्रत्येक का जो d है आपस में बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो लिखा हुआ है यदि समानांतर श्रेणी का n पद 5 - 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सबसे पहले है जो हम लोग n का जो वैल्यू जो लेंगे 0 1 2 3 4 अप टू डॉट लेंगे, और यहाँ बारी बारी से जब n का वैल्यू जब रखेंगे तो हमको जो कुछ AP जो मिलेगा कुछ इस तरह से AP मिलेगा। और AB में जब हम लोग गैप निकालेंगे तो गैप हमको जो गैप यानी D जो मिलेगा -3, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है -3। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो 7 में लिखा हुआ है कि एक AP दे दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो आपका E यानी पहला पद, D यानी कितना का गैप है, और N यानी बता रहा है कि कौन सा पद शून्य है। तो हम लोग यह मान के चल रहे हैं कि nवां नंबर जो पद है वह शून्य है। तो Tn का सूत्र होता है a + n - 1 × d, और जो वैल्यू है वैल्यू रखेंगे। एक समीकरण आएगा, चूँकि n का वैल्यू मुझे पता है नहीं, एक समीकरण का रूप आएगा और समीकरण को जब हल करने पर फाइनली n का वैल्यू आपको 8 आएगा। यानी इस AP का जो है 8वां नंबर जो पद है वह शून्य है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है।
अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 में कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी रूट अंडर 7, रूट अंडर 28, रूट अंडर 63 अप टू डॉट डॉट का चौथा पद क्या है। तो सबसे पहले जो है इसमें करना क्या है कि हमको सबसे पहले ए मिल गया और डी मिल गया। डी का मतलब होता है कि कितना का गैप है, तो इसको जब हम लोग डी जब निकालेंगे, इस यहाँ पर डी निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर जब डी निकालिएगा आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। तो डी जब निकाले हैं तो आया है रूट अंडर 7 और प्रश्न के मुताबिक बताया जा रहा है चौथा पद याद करें, यानी एन का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो टी एन का जो सूत्र होता है, टी एन का सूत्र हो गया, वैल्यू जो है वैल्यू को रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर मेरा जो आंसर जो आएगा वो आएगा 4 रूट अंडर 7, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया हो। तो ये जो 4 बाहर निकला हुआ है इसका मतलब यह है कि 4 अंदर मेरा दोबारा होगा। 4 जब अंदर जब चला जाएगा रूट के अंदर में, तो 4 मेरा डबल वैल्यू हो जाएगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 में जब 7 से गुना करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा 112 आएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है रूट अंडर 112। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, लिखा हुआ है कि यदि 2/3 A 2 की समानांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद है तो ए का वैल्यू याद करें। तो हम जानते हैं कि जो एपी होता है, एपी का प्रत्येक डी यानी सार्वंतर बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने डी निकाला, D1 और D2 यानी पहला गैप और सेकंड गैप, और जो सूत्र होता है सूत्र हमने डाला और वैल्यू रखने के बाद एक समीकरण का रूप आया और इसको आसानी से हल करने पर जो है फाइनली हमको ए का वैल्यू आ गया 4/3, जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में बता रहा है 4/3। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए, तो प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है कि एक समानांतर श्रेणी है जिसके प्रथम पद को जो है ए मानना है, सार्वंतर को आपको डी मानना है और इसका प्रथम पद एन पदों का योगफल ज्ञात करें, यानी एन तक का ज्ञात करना है। तो एस एन यानी योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका n/2 × 2a + n-1 × d, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो 11 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी सारणी का माध्य दे दिया, माध्यिका दे दिया और कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करें। तो इसके लिए जो है कार्ल पियर्सन ने एक सिद्धांत दिया था। कार्ल पियर्सन का सिद्धांत है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, ये जो अंतर होता है उसे बहुलक कहते हैं। यानी ये वाला जो सूत्र है MO बराबर यानी बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, इसको वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद मेरा आया आंसर 45, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। हम जानते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है यहाँ पर। संख्या 13 की बात करें तो यदि PE बराबर किसी घटना ए की होने की प्रायिकता निम्न में कौन सही है। तो हम जानते हैं कि PE यानी प्रायिकता का जो वैल्यू होता है 0 से लेके 1 के बीच होता है। तो यहाँ पर सभी जो वैल्यू है, देखिए पहला नंबर जो वैल्यू है वह कह रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए, ये हो नहीं सकता है। बी नंबर कह रहा है बड़ा होना, 1 से बड़ा होना चाहिए, जो भी नहीं होगा। और डी कह रहा है कि -1 से लेके 1 के बीच में। तो ये सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन सी नंबर कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर और 1 या 1 से छोटा, जो आपका प्रश्न नंबर सी में मौजूद है। 14 नंबर की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक प्रायिकता का मतलब हुआ PE' और उसका जो योगफल होता है वह 1 होता है। या इसी के अगला स्टेप में बात करें तो PE' का सूत्र होता है 1 - PE, और यहाँ पर जो वैल्यू है वैल्यू डालेंगे तो आपको आएगा 0.6 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 0.6। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो एक भी शीर्ष नहीं आने का प्रायिकता यह है कि उसमें केवल टेल आना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है आपका एनी का जो वैल्यू आपको आएगा वो हो जाएगा आपका 1, और NS यानी चूँकि 2 सिक्का है तो टोटल आपका NS 4 होगा। PE का सूत्र होता है NE/NS, तो वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा 1/4, और ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 1/8। तो प्रश्न संख्या 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया हुआ है ये सभी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है जो 1 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है कि अंतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले एक फोटो में देखेंगे, एक का जो केंद्र है Q है, एक का केंद्र P है, और जो है R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। दोनों वृत्त अंतः स्पर्श है और कॉमन में जो है एक ही लाइन है जो मेरा AB है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करिए तो 18 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले x प्लस 1/x का जो है स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग, जो भी है आएगा। और करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा मेरा, और बचेगा क्या, तो x² प्लस x² प्लस 2। और प्रश्न के मुताबिक जो है कह रहा है कि जो वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है 14। तो हम लोग जो है x² प्लस 1/x² की जगह पर रखेंगे 14, और प्लस इधर का जो वैल्यू हमारे पास 2 है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। लेकिन हम लोग जो है स्क्वायर खुद से किए हैं, स्क्वायर को रूट में निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगा मेरा 4, जो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ बी पर मौजूद है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 में समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का एक्शन याद करें। तो ये प्रश्न एकदम सिंपल सा है, आपको जो है ए दे दिया है, डी दे दिया और फिर आपको एन दे दिया। तो कह रहा है कि योगफल निकालना है, तो एन का सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। और इस वैल्यू पर जो है बारी बारी से सभी वैल्यू को रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद अंत में मेरा वैल्यू आएगा 242, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में मौजूद है 242। संख्या 20 में कहा जा रहा है कि यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण परिक्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान रहे कि यहाँ पर कहा जा रहा है अर्धगोला का जो संपूर्ण होता है वो आपका 3r² होता है। यहाँ पर यह गलत से चार्ट लग गया है, या इसका आंसर नहीं होगा, यह गलत से लग गया है। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो 21 हमने कह रहा है कि बिंदु 2 - 2 और -2 99 रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 जोड़ x2/2 और y का होता है y1 जोड़ y2/2। और इसका जो वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 0, 0। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का केंद्र 3 0 तो इसके 2 शीर्ष दे दिया तो तीसरा निकालिए। तो हम लोग जानते हैं केंद्र का जो सूत्र होता है वह होता है, तो हम लोग जानते हैं कि केंद्र का जो सूत्र होता है वह होता है x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3 और y का होता है y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3। और इसका जो वैल्यू रखेंगे और आराम से कैलकुलेट करेंगे इसे, तो मेरा आंसर आएगा x बराबर आएगा 6 और y बराबर आएगा, हम जानते हैं कि बिंदु जब भी लिखाता है तो पहले x वैल्यू लिखाता है फिर y वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मौजूद है 6। प्रश्न संख्या 23 की बात करें तो 23 नंबर में है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दे दिया है तो क्षेत्रफल बताएं। तो सबसे पहले हम लोग जो है बनाते समय पहला जो भी बिंदु दिया रहता है उसको हम लोग x1 y1, सेकेंड वाला बिंदु को x2 y2 और अंतिम वाला बिंदु को x3/3 मान लेते हैं। और सूत्र ये है, सूत्र को आप ध्यान से उतार सकते हैं या देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पल्स करके, और वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेट करने पर मेरा जो आंसर आएगा वह 2 आएगा, यानी 2 वर्ग इकाई आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है। तो मेरा आंसर जो होगा यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि 2 को बिंदु दे दिया और कह रहा है कि दूरी सूत्र मतलब दोनों के बीच का दूरी बताइए। तो हम लोग दूरी सूत्र में जानते हैं कि √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आप 1 की जगह पर 2 की जगह पर 1 भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। जो वैल्यू है चूँकि पहला वाला को हम लोग x1 y1 और इसे हम लोग जो बाद में है तो x2/2 डाल दिए। और कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा √32, लेकिन √32 को जो भी अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 4√2 इकाई आएगा, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो 25 में कह रहा है कि 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को एक रेखाखंड है जो m1/m2 में बांट रहा है। तो पता लगाइए कि जो है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक का यह सूत्र है, इसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जो उसका ऑप्शन नंबर ए है। अब 26 नंबर की बात करें तो 26 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 हो और त्रिज्या 14 हो तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठ यानी ए का जो सूत्र होता है वह आपका πr होता है। उसके बाद जो है वैल्यू दे दिया ए यानी वक्र पृष्ठ का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 880, पाई का वैल्यू पता है, आर भी पता है, एक नहीं पता है, एक समीकरण का रूप है। कैलकुलेट करने पर जो है मेरा आएगा ऑप्शन 20 आपको है, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। यहाँ पर 27 की बात करिए तो प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले 2 बिंदुओं के आयतन का अनुपात 16:9:16 है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कर दिया v1/v2 और जो भी सूत्र है सूत्र कर दिया। लेकिन चूँकि प्रश्न देखिए लिखा हुआ है समान
ऊंचाई, जब समान ऊंचाई है तो दोनों मेरा h आपस में बराबर होगा। जब h बराबर होगा तो कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो बच जाएगा मेरा r1 का स्क्वायर जो r2 बटा r2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर जब करेंगे तो फाइनली मेरा आएगा r1 बाई r2 का जो वैल्यू आएगा 3/4। और यहाँ e जब निकालेंगे तो यहाँ भी वही बात है, क्योंकि h मुझे बराबर रखना है तो h से h कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। यहाँ भी बच जाएगा मेरा फाइनली बचेगा r1 बटा r2, वैल्यू रखेंगे 3/4, तो मेरा आंसर आएगा 3:4 आपको आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 3:4। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिरछी ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के 2 गुनी है। एक समीकरण से बनने वाला है, तो हमने यहाँ बनाया है कि माना कि उसकी त्रिज्या को मान लिया गया है r, और फिर चूँकि त्रिज्या की ऊंचाई 2 गुनी है तो इसको मान लिया गया 2r। अब जो सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ यानी s बराबर पाई r l इंटू एल प्लस आर, वैल्यू रखे हैं। वैल्यू रखने के बाद जो एक समीकरण का रूप आया, समीकरण के रूप में जैसे करेंगे तो वैल्यू मेरा आ गया r स्क्वायर। आपको इसके आगे नहीं बढ़ना है, क्यों नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमको जो क्षेत्रफल निकालना है उसमें भी r स्क्वायर है, तो ये जो वैल्यू है हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं। तो r स्क्वायर का वैल्यू मुझे आ गया, और यहाँ पर क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई की जगह पाई कर दिए, और ई जो भी r स्क्वायर का वैल्यू है हम लोग यहाँ पर रख दिए, और कैलकुलेट करने पर वैल्यू आ गया मेरा 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पर मेरा है आंसर ए नंबर में 6 मीटर स्क्वायर। 29 नंबर में कहा जा रहा है कि 2 गोले का आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ भी हम लोग जो है दोनों का v1 बटा v2 निकाले हैं, और ये सूत्र है, सूत्र को कर दिए। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, r1 क्यूब बाई r2 क्यूब हो जाएगा आपका। तो ये जो पावर है 3 इधर जाकर आपका घनमूल हो जाएगा, तो घनमूल होगा तो मेरा जो है r1 बटा r2 का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3। जैसे ही मेरा 2/3 अब आ जाएगा आपको, तो फिर कह रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण यानी निकालना s निकालना है, तो s1 बटा s2 जो भी सूत्र है सूत्र कर देंगे, तो आपका जो है 4 से 4 कट जाएगा, बच जाएगा r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे और जो स्क्वायर करने पर आएगा 4/9, और जब भी फाइनली इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4/9 आएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में मौजूद है। संख्या 30 की बात करें तो 30 नंबर का किसी गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल दे दिया है, तो व्यास बताइए। तो गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है s बराबर 4 स्क्वायर, और आपका s का वैल्यू दे दिया, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में दे के भाग हो गया, और ये सिंपल था, एक समीकरण है। इसको बनाने के बाद आएगा वैल्यू मेरा r बराबर 7, और d का सूत्र होता है 2r, और इसमें 2 से गुना करेंगे, वैल्यू मेरा आया 14, जो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो कहा जा रहा है कि यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का जो सूत्र होता है वो होता है c/a, और वैल्यू डाल लेंगे तो c यानी c का वैल्यू मेरा हो जाएगा, c का वैल्यू होगा मेरा -3 होगा, जो यहाँ पर दिखाएगा -3, और ए का वैल्यू मेरा 6, और जैसे 6 हो जाएगा तो ये कटेगा, तो मेरा वैल्यू आएगा 3 दूना 6 से कट जाएगा आपका, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी मौजूद होगा यहाँ पर सी। प्रश्न संख्या 32 की बात करें तो 32 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि बहुपद एक दे दिया और कह रहा है कि इसका 1 + अल्फ़ा इंटू 1 बीटा + 1 निकालिए आप, तो इसको जो भी है इसका जब कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको आएगा अल्फ़ा बीटा + अल्फ़ा बीटा +1 आपको आएगा। अल्फ़ा बीटा का जो सूत्र होता है वह c/a होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, और +1 है तो +1 लोग कर देंगे, और सबका जो है वैल्यू रखेंगे तो आपको आएगा इस तरह का -4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 33 की बात करें तो 33 नंबर कहा जा रहा है कि यदि बहुपद एक दे दिया है और एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो पता लगाइए कि q का वैल्यू क्या होगा। जैसे ही व्युत्क्रम हो गया तो पहला वैल्यू का जो हम कुछ भी माने, तो मान लेते पहला वैल्यू मेरा जो है अल्फ़ा है, तो सेकेंड हो जाएगा 1/, आपको अल्फ़ा हो जाएगा। तो सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा, बीटा की जगह पर 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा आपका कट जाएगा तो c/a हो जाएगा, और कुछ इस तरह से आपको आएगा फाइनली q बराबर -1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। प्रश्न संख्या 34 की बात करें तो 34 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक
-2 और 6 है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के लिए हमको चाहिए अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा का हमने वैल्यू निकाला तो आ गया 4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला तो वो आ गया मेरा -12। फिर सूत्र होता है, ये द्विघात समीकरण का यह सूत्र है, द्विघात समीकरण का नहीं बल्कि द्विघात बहुपद का सूत्र है। उसके बाद जो है वैल्यू जब डालेंगे और ए की जगह पर 1 लेना है क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, और फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, जो मेरा जो है ए नंबर ऑप्शन से मिल रहा है। संख्या 35 में है कि रैखिक समीकरण, एक समीकरण दे दिया, पूछा जा रहा है कितना हल होगा। तो सबसे पहले जो है सबका जो है हम वैल्यू a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो अंत स्थिति में देख रहे हैं कि मेरा जो वैल्यू जो आया वह a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, जो यह कंडीशन कोई हल नहीं था, ये जो कंडीशन है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 में कहा जा रहा है कि किस मान के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 में नॉट इक्वल लगा देना है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू को भी जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा कि नॉट इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन नंबर बी मौजूद है। इसका मतलब है कि के मान कुछ भी हो लेकिन 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है दो समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो क्या कंडीशन होगा। जब समानांतर होता है तो उसका जो है कोई हल नहीं होता है, यानी वह विरोधी होता है। यह जो ऑप्शन है या कहीं मौजूद नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 38 की बात करें तो 38 हमें कह रहा है कि यदि y-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो यह जो आपका y-4 है तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका y बराबर 4। एक कार्तीय तल है तो यह मान लेते हैं मेरा मूल बिंदु है, तो y पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो मेरा कुछ इस तरह से लाइन नजर आएगा। तो यह मेरा x अक्ष के समानांतर है, यह मेरा x अक्ष है और यह मेरा समीकरण का लाइन है। तो x अक्ष के समानांतर है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर x अक्ष के। प्रश्न संख्या 39 की बात करें तो लिखा हुआ है कि यदि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 हो तो इसका हल क्या होगा। तो इस दोनों को हल कर लेना है, जो भी विधि आपको मन करे, क्योंकि यहाँ पर युक्तिकरण से हल किया गया है। तो युक्तिकरण से जब हल कीजिएगा, चाहे कोई भी विधि से हल कीजिएगा, तो आपको जो वैल्यू आपको आएगा y बराबर 5 आएगा और x बराबर -2 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर देखेंगे x बराबर -2 और y बराबर 5। प्रश्न संख्या 40 की बात करें तो 40 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो इसमें जो है द्विघात समीकरण है, क्योंकि पावर मेरा 2 है, ये है मेरा है और बी नंबर भी है, बी नंबर में भी यहाँ पर जब स्क्वायर जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा आपका और यहाँ भी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ की बात करें तो इसमें जो है देखिए, यहाँ भी आपको आएगा x² यहाँ तो आएगा, लेकिन यहाँ भी x² आएगा और यहाँ भी x² आएगा, लेकिन दोनों आपस में जो है कट जाएगा। उस हिसाब से मेरा यह जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। बात करते हैं 41 नंबर की। तो 41 नंबर में कह रहा है कि 41 की बात करें तो 41 में कहा जा रहा है कि y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण जो होता है वह x बराबर 0 होता है। बात करिए तो प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का जो अनुपात है 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जो है v1/v2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग a मान लिए हैं, तो इसका जो है घनमूल है, घनमूल जब उधर जाके, चूँकि घन है तो घन को का पहला पूजा जो होता है वह a1/a2 होता है। तो हमारा जो 3 है जाके घनमूल हो जाता है, तो घनमूल जब होगा तो फाइनली मेरा वैल्यू अब आएगा और 1/3 आएगा। फिर पूछा है कि s1/s2, तो होता है सूत्र 6a², तो यह 6 से 6 कट जाएगा, a1 का स्क्वायर/a2 का स्क्वायर, तो वैल्यू मेरा आ जाएगा 1/9, यानी 1:9, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 43 में कह रहा है कि एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो यह सूत्र होता है v बराबर 4/3πr³ और r की जगह पर रखना है 2r और इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 32/3πr³। संख्या 44 में कहा जा रहा है कि यदि एक आंकड़ा दे दिया और कह रहा है कि इसका माध्य 10 है तो x का वैल्यू ज्ञात करें। तो माध्य का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्योंकि 5 संख्या है तो हम लोग ने 5 से भाग दिया, एक समीकरण आया, समीकरण को हल करेंगे, x का वैल्यू 14 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है।
45 की बात करिए तो 45 नंबर में एक आंकड़ा दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस आंकड़ा को जो है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना होता है। तो हम लोग जो ने क्या किया कि इसको जो है बढ़ते क्रम में सजा दिए, और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसको जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करने पर मेरा जो आएगा n का वैल्यू आएगा 9, जो विषम संख्या। तो विषम संख्या का रूल होता है n + 1/2वां पद, और इसको जब करेंगे तो आएगा मेरा 5वां पद, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5वां नंबर पद पर मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16। तो यहाँ पर हो गया 5वां पद हो जाएगा 16, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है 16। 46 की बात करिए तो 46 को करेंगे एक आंकड़ा दे दिया और कहा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है, दिया गया आंकड़ा में जिसका भी बराबर सर्वाधिक होगा उससे हम लोग बहुलक कहेंगे। तो इस हिसाब में जो है मेरा 25 बहुलक होगा, क्योंकि 25 सबसे ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। अब 47 नंबर की बात करिए तो 47 नंबर कह रहा है कि एक आंकड़ा दे दिया, इसका परिसर बताइए। तो परिसर का सूत्र होता है कि सबसे बड़ा मान यानी उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मान जो है मेरा हो गया 32 और छोटा मान 6 हो गया, घटाएंगे वैल्यू आएगा 26, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 48 की बात करें तो 48 नंबर में एक क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 130 - 150 यानी 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो उसे भाग देंगे तो आपका वैल्यू आपको आएगा 140, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 49 नंबर की बात करें तो 49 नंबर में कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो माना कि पहली विषम संख्या जो है मान लेते हैं x, सेकेंड x + 2, x + 4 और x + 6। चूँकि 4 विषम संख्या है तो 4 को जोड़ेंगे 4 से भाग देंगे और ये आपका 6 माध्य है, यानी सभी संख्याओं का 1/, कुल संख्या। तो यहाँ पर जो मेरा x का वैल्यू आएगा 3, लेकिन प्रश्न के मुताबिक तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है और सबसे बड़ी संख्या मेरा x + 6 है। तो x + 6 में हमने वैल्यू रखा तो मेरा फाइनली वैल्यू जो आ गया 9 आया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब 50 नंबर की बात करते हैं तो 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो होता है वह माध्य भी होता है, आपका माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, केवल परिसर नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, तो इस वीडियो में इतना ही, यानी इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग 50 तक की बात किए हैं। अगला वीडियो तुरंत आएगा चैनल पर, जो है प्रथम पाली का जो है वीडियो का जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा लगा होगा, यदि किसी भी तरह का कुछ समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक की बात किए हैं। अगला वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक की बात करेंगे। यदि आपको किसी भी तरह की कुछ भी तरह का समस्या हो, यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रथम पाली का देखना है तो उसका जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आई बटन पर हो, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।